नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 7 सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उसका चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था, एक कमीज की कहानी के द्वारा हम समझेंगे कि व्यापारी या फिर खेतों में उगने वाला कोई भी ऐसा उत्पाद जिससे कि व्यापारी और बीच में व्यापारियों की श्रृंखला बनती है। तो एक कमीज की कहानी, इस टॉपिक को आप जब समझेंगे, बाज़ार में एक कमीज, तब आप जान जाएंगे कि कैसे कैसे पूरी स्टोरी बनती है। यह कहानी जो कि कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या क्या समझेंगे कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है, और इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। तो जब सभी, यानी कि एक एक स्टेप बाय स्टेप जब खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है, तो क्या सभी को बराबर लाभ होता है या फिर किसी को कम किसी को ज़्यादा लाभ होता है एक दूसरे की अपेक्षा। तो देखते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले कहानी है कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान के बारे में। कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ की एक छोटी सी किसान है स्वप्ना। तो स्वप्ना ने अपने खेतों में कपास उगाए हैं और कपास के पौधे पर जब डोडे पक रहे हैं, डोडे मीन्स यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में, ये जो है पकने के बाद रुई जहाँ पर दिखने लगती है, तो जो डोडे पक रहे हैं उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसीलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। और डोडे जिनमें कि रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। तो कपास का जो पौधा होता है उसमें जो डोडे आते हैं वो एक साथ नहीं चटकते हैं, धीरे धीरे करके चटकते हैं। तो वहाँ से जो खेत के मालिक हैं वो धीरे धीरे करके रुई निकालते रहते हैं। और रुई जब इकट्ठी हो गई उसके बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाज़ार में उसे बेचने नहीं जाती है, और वो जाती है एक वहाँ का जो लोकल व्यापारी है उसके पास। क्यों जाती है? क्योंकि उसने उस फसल को बोने से पहले उस व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज लिए थे। अब कर्ज क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि कपास की खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक ये सब खरीदने के लिए जो किसान होते हैं उन्हें काफ़ी सारा रुपया भी लगाना पड़ता है। तो वो रुपया जब उस व्यापारी ने सपना को दिया था तो उसने एक शर्त रख दी थी कि सपना को जो भी माल पैदा होगा वो उसे ही बेचना होगा। और कपास की खेती में जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उर्वरक और कीटनाशक इन सब से भी छुटकारा पाना है तो बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। कपास की खेती कैसे होती है? जैसे कुरनूल की जो कपास मंडी है वहाँ पर व्यापारी कपास बेचता है। उसके बाद ये कपास की जो मिलें हैं वो कपास को ख़रीद लेती हैं, और उन मिलों में क्या होता है, कपास से बीज हटाई जाती है और उसके बाद कपास के गट्ठर बनाए जाते हैं। और कपास की जो गट्ठर हैं इनको जो सूत काटने वाली मिलें हैं वो ख़रीद लेती हैं। उसके बाद सूत काटने वाली मिलों में कपास से धागा बनता है और फिर ये मिल व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। तो अब आते हैं हम वापस स्वप्ना वाली स्टोरी में। तो जो व्यापारी है, व्यापारी के जो वहाँ पर उसका गोदाम है उसमें उसके 2 आदमी हैं, वो रुई के बोरे जो लेके आई है स्वप्ना वो तौलते हैं, और 1500 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की होती है। और व्यापारी उसमें जो अपना ब्याज देता है और जो रुपए देता है उसमें से 3000 रुपये माइनस करके सपना को 3000 रुपये दे देता है। लेकिन ये जो रुपए हैं सपना को बहुत कम लगते हैं, लेकिन व्यापारी वही बोलता है कि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो भी आपको इससे ज़्यादा कीमत नहीं लगेगी। जबकि सपना बोलती है कि इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है और रुई बहुत बढ़िया और साफ़ है। स्वप्ना के बोलने पर भी जब व्यापारी नहीं मानता है तो स्वप्ना को फाइनली बोलना पड़ता है कि आप नाराज़ ना हो, मैं आप पर संदेह नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस मुझे उम्मीद थी कि इस बार ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपया प्रति कुंटल में बिकेगी, लेकिन वो उस व्यापारी से कोई भी बहस नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि एक समय जब उसे रुपए की ज़रूरत थी या आगे भी जब उसे रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे उस व्यापारी से ही रुपए लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही धनी है, शक्तिशाली है। और एक समय ऐसा भी आता है जब खेती बिल्कुल नहीं होती है, तब अगर घर का खर्चा चलाना है या घर में कोई बीमार हो जाता है, बच्चों को स्कूल फीस देनी है, तो उस समय वही व्यापारी उनके काम आएगा, भले ही वो ब्याज कितना ही ले। तो एक स्टेप हो गया खेतों से उस व्यापारी तक कपास आने का। अभी हम दूसरी कहानी देखते हैं। तमिलनाडु में जो ईरोड है वहाँ का कपड़ा बाज़ार। तमिलनाडु में एक कपड़ा बाज़ार है ईरोड का, जहाँ पर सप्ताह में 2 दिन
ये मार्केट लगता है जो कि संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है, और इस बाज़ार में कई तरीके के कपड़े बेचे जाते हैं। आसपास के गांव में जो बुनकर हैं, बुनकर मीन्स जो धागे होते हैं या सूत होता है उससे कपड़े बनाते हैं, उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। और बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के ऑफिस भी हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं, और दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। याद रखिए इस जगह को, तमिलनाडु में ईरोड। बाज़ार के दिन में आपको वो बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बना करके यहाँ लाते हैं। तो ये व्यापारी देश और विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ होता क्या है। यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो सूत की मिलें जहाँ से धागा बनता है, सूत बनता है, वो ख़रीद लेते हैं, और उसे ख़रीदने के बाद जो आसपास के जो बुनकर हैं उन बुनकरों को बुलाते हैं, उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से साइन करते हैं कि मैं आपको ये कच्चा माल दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इस कच्चे माल से जो मैं बताऊँगा वही सामान बनाएंगे और मुझे ही वापस बेचेंगे। आपको आपका जो मेहनताना है वो मैं दूंगा। यहाँ पर आप देखिए ये एक दुकान है। ये जो व्यापारियों जो बुनकर हैं इन्होंने अपने घर में ये हथकरघे लगा रखे हैं, जो मशीनें हैं बुनने की, और ये वो बुनकर हैं जब ये सामान रेडी करके वापस करते हैं व्यापारियों को। तो इस तरीके से इसमें दो बातें आती हैं सामने। ये जो व्यवस्था है जो मैं आपको बता रहा था कि बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, ये होती है दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था में कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि इसमें बुनकरों को एक सियोरिटी है कि उन्हें एक तो कच्चा माल ख़रीदने के लिए अपना पैसा निवेश नहीं करना है, उनके पास पैसा इतना होता नहीं है। दूसरा क्या है कि माल तैयार होने के बाद कहाँ बेचना है उसकी उन्हें टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस व्यापारी से उन्होंने कच्चा माल लिया है उसको वापस हो ही जाएगा। तो ये दो उनको सहूलियत मिल जाती हैं, लेकिन उनको जो मेहनताना है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये जो मशीनें हैं, हथकरघा है, इनको चलाने के लिए लगभग एक दिन में 12-12 घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता है। लेकिन वो लोग, अगर आप सोच रहे होंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग डायरेक्ट ये जो व्यापारी जिनको ये कपड़ा बेचते हैं बना हुआ माल, उनसे डायरेक्ट लिंक कर लें, लेकिन उन बुनकरों के पास एक तो इतना निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरा उनके पास इतना जानकारी भी नहीं है ये कहाँ उनको बेचना है कपड़ा, क्या करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों से निजात देने के लिए धीरे धीरे क्या होता है, सहकारी संस्थाएं भी बन रही हैं। सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि दादन व्यवस्था क्या है। व्यापारी और बुनकरों के बीच की जो व्यवस्था है उसे बोलते हैं दादन व्यवस्था, ठीक है। जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, ये तो होगी दादन व्यवस्था। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में ये प्रचलित है। अभी बुनकरों की सहकारी संस्थाएं आई धीरे धीरे, क्योंकि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं, यानी कि सभी बुनकर लोग इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, और बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बना करके कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बुनकर मिलकर के कुछ पैसा निवेश करते हैं, और उसके बाद इन व्यापारी यानी कि जो बिचौलिए का काम करते हैं, जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, माल देते हैं, फिर कपड़ा लेते हैं, कम रुपया देते हैं, इनको बाईपास करके वो डायरेक्ट ऑर्डर अगर लेना शुरू कर देते हैं, खुद माल सूत वगैरह ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, लगभग 3 गुना तक फ़ायदा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, निवेश के लिए वो लोग आपस में एक समूह बनाते हैं जिन्हें बुनकर सहकारी संस्थाएं भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप समझ रहे होंगे, इसमें एग्जाम्पल एक है कि तमिलनाडु सरकार ने ऐसे बुनकरों को सहायता देने के लिए निःशुल्क गणवेश योजना बनाई है जो चलाती है वो सरकार। इसके लिए पावरलूम जो बुनकर हैं उनकी सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है, और इस तरह सरकार हस्तकरघा जो बुनकर सहकार समिति है उससे भी कपड़ा खरीद करके को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। अभी यहाँ पर एक ये सीन है, वो है दिल्ली की एक कपड़ा फैक्ट्री का। जब व्यापारी तमिलनाडु में ईरोड में जो बुनकर हैं उनसे कपड़ा ले लेते हैं और दिल्ली में व्यापारियों को बेच देते हैं, उसके बाद वहाँ के व्यापारी क्या करते हैं, ये आप देखिए। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात कारखाने, जो रेडीमेड कारखाने हैं, वहाँ पर भेजता है, और जो वस्त्र यानी कि कपड़े एक्सपोर्ट करने वाली जो फैक्ट्री है वो इन कपड़ों का उपयोग करते हैं कमीज़ बनाने के लिए।
और ये कमीज़ें जो विदेशी ख़रीदार हैं उनको निर्यात की जाती हैं। कमीज़ों के जो विदेशी ग्राहक हैं वो अमेरिका और यूरोप से बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं जो कि बड़े बड़े स्टोर्स की सीरीज चलाते हैं। और ये जो बड़े बड़े स्टोर्स के जो मालिक हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ शर्तों पर ही इंडिया के जो व्यापारी हैं उनसे व्यापार करते हैं। एक तो वो बोलते हैं कि माल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कम से कम रुपए पर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ वो कब दे पाएंगे इंडिया के व्यापारी, जब यहाँ पर लेबर का खर्चा, माल का खर्चा बहुत कम हो और बहुत ही बिल्कुल भी विलम्ब या फिर लेट नहीं होना चाहिए माल एक्सपोर्ट करने में। तो लेबर का खर्चा कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि लेबर से ज़्यादा काम लेते हैं, उन्हें कम से कम न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से वे अपना लाभ तो बढ़ा ही लेते हैं और जो विदेशी ग्राहक हैं उनको भी सस्ते दाम पर सामान बेच देते हैं। तो यहाँ पर अब इन तीनों ही आप स्टेप पर देखिए। पहले स्टेप में स्वप्ना को कम फ़ायदा हुआ, उस व्यापारी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ जिसने उससे ख़रीदा था। सेकंड स्टेप पर बुनकरों को कम फ़ायदा हुआ लेकिन व्यापारियों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ जिन्होंने उनसे सामान लेकर के दिल्ली भेजा था। अब इस स्टेप पर जो वहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं दिल्ली में उन्हें कम फ़ायदा हुआ, लेकिन ये जो मालिक है, व्यापारी है, जो विदेश में सामान बेच रहा है उसे अच्छा फ़ायदा होता है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पर 70 काम करने वाले लोग हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। तो इनमें से जो अधिकतर जो कामगार हैं वो टेम्परेरी वाले हैं। टेम्परेरी का मतलब है कि जब भी फैक्ट्री के मालिक को लगता है कि काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है तो वह उन्हें जाने को बोल सकता है। और जो कामगार हैं, जो लेबर हैं, उनकी मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। और काम करने वालों में अधिकतम जो वेतन है वो दर्जी को मिलता है, लगभग 3000 रुपया। स्त्रियों को एक हेल्पर के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है, जिससे कि उन्हें कम मजदूरी भी दी जाती है। ठीक है। अब यूएसए में मान लीजिए वो कमीज गई एक्सपोर्ट होकर के। अब यहाँ पर जैसे दिया है, वहाँ के व्यापारी ने इंडिया से 300 रुपये में कमीज़ खरीदी, उसे वहाँ पर स्टोर करने के लिए 200 रुपये का खर्चा आया एक कमीज़ पर, और उसने उसका एडवर्टाइजमेंट किया, उस पर 400 रुपये खर्च किए, यानी कि 900 रुपये उसने खर्च किए। और ये कमीज़ बेची थी उसने 1800 रुपये पे, लगभग $26। तो सीधा सीधा उसे फ़ायदा हो गया 900 रुपये का। तो उस व्यापारी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जबकि उसने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस कमीज़ को लेकर के बेच दिया। अभी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। तो आपने जो श्रृंखला देखी बाज़ार में कि इस श्रृंखला में रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से कैसे जोड़ा गया, और इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना हुआ। तो फिर से अगर आप जब याद करेंगे उसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो लाभ मैंने बता दिया आपको किस किस को हो रहा है, और नुकसान यानी कि मनमानी कीमत किस किस को नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। तो जो विदेशी व्यवसायी है उसने बाज़ार में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में जो इंडिया से जिसने कपड़े बेचे थे उनका जो फ़ायदा है वो उससे कम रहा, लेकिन फिर भी मीडियम श्रेणी का रहा। और दूसरी ओर जो वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के जो लेबर हैं, जिन्हें बहुत ही कम बहुत ही कम जो रोज़गारी मिलती है, बहुत ही कम उनकी एक जो नौकरी टेम्परेरी है, उन्हें बस अपनी पूर्ति के लायक ही कम फ़ायदा हुआ। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो कपास उगाने वाली जो छोटी किसान है और जो ई रोड के जो बुनकर हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी और व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से उनकी भी कमाई कम है। लेकिन कुल मिलाकर के जिन लोगों ने मेहनत की है उन्हें उनके पर्याप्त मजदूरी नहीं मिली है, बाकी लोगों को रुपया सही मिला है। अब आप इस चित्र से समझेंगे, आपके एक मॉल में अगर ये कपड़े आए हैं तो ये कपड़े कितना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, किसने आपके लिए कपड़े बनाए थे, कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए हैं, अभी आपके दिमाग में ये बात ज़रूर चल रही होगी। तो लास्ट का कंक्लूजन पढ़ सकते हैं। सारांश क्या है कि एक तरफ तो बाज़ार है, वो लोगों को काम करने, वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ पर रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। और दूसरी ओर बाज़ार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही मैक्सिमम हमेशा अक्सर सर्वाधिक कमाई करते हैं, और ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और ज़मीनें हैं। गरीब लोगों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर लोन के लिए, जैसे कि हमने स्वप्ना वाले केस में देखा था, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए या फिर अपना सामान बेचने के लिए दादन जैसी व्यवस्था में बुनकरों के साथ भी यही होता है, और नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा कि कपड़े वाले कारखाने में कामगारों के साथ हुआ था, अमीर लोगों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
और इस निर्भरता के कारण बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। पूरी स्टोरी आपने पढ़ी है कमीज की, आपको मालूम चल गया था। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कि उत्पादक मिल। उत्पादक मिल जो उत्पादक हैं, उत्पादक मिल नहीं, जो उत्पादक हैं वो लोग मिल करके सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अब इसके बाद जो अंतिम अध्याय है, अगला जो चैप्टर है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो तवा नदी है वहाँ पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की, क्योंकि मछुआरे भी क्या करते हैं, समुद्र में जा कर के मछलियाँ ढूंढना, जी तोड़ मेहनत करना। उसके बाद जो मंडी होती है, जो मार्केट होते हैं, वो लोग उससे सामान तो खरीद लेते हैं, मछलियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें उनके मन मुताबिक रुपया नहीं देते हैं जितना कि उनको फ़ायदा होना चाहिए। तो उन लोगों ने कैसे एक सहकारी संस्था बनाई, अगले चैप्टर में हम देखेंगे। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, कितना समझ में आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो सभी अवश्य देखिए। धन्यवाद दोस्तों।